Hello friends, welcome to Seeds of Physics. Good to see you all again. Let's do a few more questions. Your first question on the board. Let's read it. See, this is saying that plot a velocity time graph for an object moving in a fixed direction for first 2 seconds, starting from rest and acquiring final velocity of 10 meter per second while moving at a uniform rate. Then it reverses its direction, again accelerating at the same rate and acquires the final speed of 10 meter per second on reaching the starting point. This information is given to you. अभी क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने माइंड में सिचुएशन को विजुलाइज करना है और विजुलाइज करने के बाद आप बेटर कहीं पर ड्रॉ करके सिचुएशन को समझ लीजिए कि सिचुएशन क्या है. उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कोई भी ड्रॉप करना ग्राफ, इट्स अ वेरी इजी थिंग. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया यहाँ पर, लेट्स नेम इट एज पॉइंट ए, और एक हमने पॉइंट बी ले लिया है जहां तक वो फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. क्योंकि सबसे पहले कहा गया है कि ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स. माने 2 सेकेंड्स तक वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. तो ए टू बी एक फिक्स डायरेक्शन है, ए टू बी इज अ फिक्स डायरेक्शन. तो हम ये मान लेते हैं, तो ए से बी जाने में द टाइम विच इज कंज्यूम्ड is 2 seconds. Here, because the object is starting from rest, so the initial velocity while the object is moving from A to B would be considered as 0, and the final velocity that it is acquiring is 10 meter per second. अच्छा, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी एक्वायर कर सकता है, किसी भी इरेटिक मैनर में एक्वायर कर सकता है. पहले धीरे चल सकता है, एकदम से फास्ट हो सकता है, वो कुछ नहीं पता, वो हम कैसे भी एक्वायर कर सकते हैं. लेकिन देयर इज वन थिंग विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जहां से हमें समझ में आता है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है. बिकॉज सी इन द क्वेश्चन इट इज ट्रेवलिंग दैट व्हाइल इट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म रेट से ट्रेवल करने का मतलब है दैट ऑब्जेक्ट विच इज एक्वायरिंग न्यू एंड न्यू वेलोसिटीज, विच इज गेनिंग वेलोसिटीज, वो जो वेलोसिटी का गेन हो रहा है उसका वो एक यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है. The change which is appearing in the velocity is occurring at a uniform rate. This is mentioned in the question. तो यहां से आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है. वेरिएबल वेलोसिटी है इसमें, क्योंकि वेलोसिटीज तो उन्होंने बोली दी है, वेरी कर रही है भाई. ए से बी में वेलोसिटी का वेरिएशन तो आ ही रहा है, कभी 0 था फिर 10 हो गया. दैट मीन्स वेलोसिटीज आर नॉट कांस्टेंट, इट्स अ वेरिएबल वेलोसिटी केस एंड इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. दिस इज मेंशन्ड देयर. तो यहां से जब हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो हम उसकी वो जो यूनिफॉर्म वाली एक्सेलरेशन है वो इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, राइट. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इवैल्यूएट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, नाउ आई विल लुक. सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी. दिस एक्सेलरेशन ए टू बी इज एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑन द पाथ minus the initial velocity on the path divided by the total time taken. So it's very simple. Final is 10, initial is u, and the time is 2. Using this information, we are getting 5 meter per second square. So this is your acceleration when the object is moving from A to B. चलिए अब बात करते हैं उसके रिवर्स पाथ की. Because after its journey in fixed direction, which is which is going to last for 2 seconds, it is reversing its direction. This is mentioned in the question. It reverses its direction again, accelerating at the same rate. अभी बोला है कि वो जब रिवर्स कर लेता है तो उसका एक्सेलरेशन अभी भी सेम है. जैसा उसका एक्सेलरेशन इसके फर्स्ट फेज में था वही एक्सेलरेशन उसका अभी भी है. तो वो एक्सेलरेशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं. यहाँ के डेटा से क्या दिया गया है, इट इज एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट एंड एक्वायर्स अ फाइनल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट विद दिस स्पीड. तो अभी क्या है कि उसका जो फाइनल स्पीड है वो फिर से 10 मीटर पर सेकेंड है. माने ऑब्जेक्ट पहले ए से बी गया, जब वो बी तक पहुंचा था तो उसकी फाइनल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड. अब जब वो बी से वापस ए पे आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब वो आएगा तो वो यहां पर बी टू ए की जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो तो 10 नहीं हो सकती. आई मीन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पाथ ए टू बी cannot serve as the initial velocity of the path B to A. Why? Because whenever an object is undergoing a reversal के टाइम पे वो डीएक्सेलरेट करेगा. जैसे उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा था या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था, जैसे भी जा रहा था, लेकिन पॉइंट ऑफ रिवर्सल पे
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होनी ही होनी है. सो अगर अभी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है ऑन रीचिंग द पॉइंट बी एंड एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल वेयर इट इज रिवर्सिंग, उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी ही होगी. सबसे पहले उसकी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इट विल अंडरगो डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, राइट. तो उसकी वेलोसिटी जब वो रिवर्स करता है उसकी वेलोसिटी उस क्षण में 0 होती है. तो दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी दैट वी हैव टू कंसिडर व्हेन इट इज ऑन इट्स वे बैक इज 0. इट्स वंस अगेन 0. अभी वो फिर से फाइनल एक्वायर कर लेता है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि अब वे बैक जर्नी में जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है, वो वही है जो उसकी ए टू बी की जर्नी में इनिशियल पॉइंट था. दैट मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सिचुएशन इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑन इट्स वे बैक. तो फाइनल जब वो ए पे आ जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग इट्स वे बैक जर्नी, उसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0 है. और अब हमने इसमें बताना है, वन थिंग इज मेंशन्ड हियर दैट इट इज अगेन एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट. दैट मींस जो एक्सेलरेशन आपका पार्ट 1 का था मैग्नीट्यूड वाइज वही एक्सेलरेशन आपका पार्ट 2 में भी है. दैट मींस द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग velocities or gaining strength in the velocity is same here also on the way back journey also. तो ये इंफॉर्मेशन के साथ आप बहुत इजीली वे बैक जर्नी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ निकाला भी हुआ है. एक्सेलरेशन फॉर द पाथ बी ए, दिस वाज एक्सेलरेशन फॉर द पाथ ए बी. नाउ वी आर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन फॉर द पाथ बी ए. दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम. टाइम आपका 2 सेकेंड्स ही होगा, क्योंकि उसके सारे पैरामीटर्स जो कि वे बैक जर्नी के लिए मेंशन किए गए हैं. टाइम देखिए, टाइम आपका यहाँ पर तो मैं आपसे कहना चाह रही थी दैट टाइम इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर कि वे बैक जर्नी का टाइम कितना है, लेकिन क्योंकि बाकी आपके मोशन पैरामीटर्स बिल्कुल सिमिलर ही हैं जो आपके ए टू बी वाली जर्नी के थे, तो टाइम भी आपका उतना ही लगेगा. देखिए अगर आपका 0 से शुरू होकर फाइनली वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर कर रहा है, सेम रेट से एक्वायर कर रहा है, माने एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड वाइज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है, तो टाइम आपका उतना ही इलैप्स होगा इस सब में. इसमें अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे टाइम विल बी 2 सेकेंड्स ओनली. सो यहां से आपके पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है वो आपका नेगेटिव आता है. अब आपको नेगेटिव क्यों आता है, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू बाय नाउ इफ यू हैव सीन ऑल द पास्ट वीडियोस. सी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो -10 मीटर पर सेकेंड है. क्वेश्चन में दिया हुआ था स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड. सो स्पीड तो आपके पास ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेकिन वो स्पीड है. अगर आप डायरेक्शन के साथ, माने वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन आल्सो, इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट on its way back journey, all the velocities on the way back journey will be addressed by a negative sign. They will be carrying a negative sign. Reason is same, because now the object is approaching the starting point, so velocities have to be negative. Simple. So here because in this formula of calculations, this formula of acceleration, we don't have to take the speeds, we have to take velocities. तो हम यहाँ पे जो भी यहाँ वैल्यू लेंगे वो हम साइन के साथ ही लेंगे. तो साइन के साथ हमने वैल्यू ले ली है -10, उसके बाद इनिशियल हमारा 0 था एंड द टाइम इज 2 सेकेंड्स. यहां से आपके पास एक्सेलरेशन का साइन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. वी आर गेटिंग -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और लॉजिकली भी जो आपका एक्सेलरेशन है दैट शुड बी नेगेटिव ओनली, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी वेलोसिटीज हैं वे बैक जर्नी में भी वो भी स्ट्रेंथन हो रही है समय के साथ. दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ, दे आर गेनिंग मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. तो ऐसा कौन सा एक्सेलरेशन है जो कि मैग्नीट्यूड बढ़ने में हेल्प करे? ऐसा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जो कि मोशन की डायरेक्शन में अलाइंड है. तो आपका मोशन अगर B to A है विच इज गिवन अ नेगेटिव साइन हियर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी B to A में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो भी आपका B to A ही होना चाहिए. तो A to B को क्योंकि हमने पॉजिटिव माना हुआ है तो B to A नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आपके एक्सेलरेशन का साइन भी नेगेटिव आएगा यहाँ पे. सो ऑन द वे बैक जर्नी नॉट जस्ट योर वेलोसिटीज आर नेगेटिव, ऑल्सो द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ स्पीडिंग अप. द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग स्ट्रेंथ इन इट्स वेलोसिटीज, राइट. तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है जो हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब बहुत इजी काम है, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ हमने ग्राफ में प्लॉट करना है. देखते हैं कैसे करेंगे. जस्ट हैव अ लुक. सो दिस इज योर ग्राफ. Very easily what is shown in the graph is आपके पास एक straight line है. It's a linear curve. Straight lines means the slopes are constant and slope of
any velocity time graph is an acceleration. So this shows that this is the case of a uniformly accelerated motion. Now the acceleration value is 5 meter per second square. The entire data is given to you and you have to simply plot it. तो ये आपका कर्व आ जाएगा जिसमें 0 to 2 सेकेंड्स के लिए आपका पॉजिटिव वेलोसिटीज शो करता हुआ कर्व है. पॉजिटिव वेलोसिटीज इसलिए बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जितनी भी वेलोसिटीज है आपकी 0 से 2 के बीच में वो सारी की सारी पॉजिटिव है और वेलोसिटीज में एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज आ रहा है. क्या रेट है? वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रेट है. उसके बाद जब वो अपने 2 सेकेंड्स का जर्नी कर लेता है, अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो रिवर्स करने के बाद आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. तो 2 पे ही आपने उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 शो करना है. बट दिस टाइम वी आर शोइंग द जर्नी इन द नेगेटिव डायरेक्शन वेयर द वेलोसिटीज आर नेगेटिव. रिवर्स डायरेक्शन की जर्नी है, नेगेटिव वेलोसिटीज की जर्नी है. यहां से हम शुरू करेंगे और अभी इसको 2 और सेकेंड लगेंगे. मतलब अभी 2 सेकेंड पर ये है तो आई मीन 4 सेकेंड पर आपका पूरा जर्नी, आने और जाने का पूरा जर्नी खत्म हो जाएगा. So 4 seconds से from 2 seconds the second part of the graph is going to last till 4 seconds. और यहाँ पर 4th सेकेंड पे आपके पास जो वेलोसिटी आती है, क्योंकि स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकेंड की दी हुई है, तो आपकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो -10 मीटर पर सेकेंड निकलेगी. माइनस क्यों है? दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये आपका -10 मीटर पर सेकेंड का फाइनल वेलोसिटी है. 2 सेकेंड का टाइम है, लीनियर इंक्रीज हो रहा है इसमें. अगर आप ग्राफ से भी स्लोप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा. दैट्स इट. अच्छा, ये तो रहा आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका एक आइडियल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ग्राफ है. नॉर्मली देखिए जब भी हम ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करते हैं देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी निग्लेक्ट. देर आर फ्यू प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी जस्ट निग्लेक्ट व्हाइल वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी ग्राफ इन मोशन. उसी तरह की कंसिडरेशन हमने यहां पर भी करी है. ये आपका आइडियल सिनेरियो है, मतलब आइडियल पिक्चर बना दिया हमने ग्राफ की कि चलो ऐसा ही ग्राफ है. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सिचुएशन को थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करें तो ये प्रैक्टिकल ग्राफ नहीं है. ये प्रैक्टिकल से थोड़ा सा, मतलब दिस इज लाइक इट्स एन आइडियल फॉर्म, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल फॉर्म. प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? आई टेल यू व्हाई. सोचिए जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉइंट पे रुकता है और रिवर्स कर देता है अपनी डायरेक्शन. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जब वो रिवर्सल कर रहा है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो नहीं हो, दैट कैन नॉट बी द वेलोसिटी विच इट अटेन्ड व्हाइल इट जस्ट रीच्ड पॉइंट पी. जब उसने पॉइंट पी को जस्ट रीच किया था, अराइव किया था पॉइंट पी, उस वक्त उसका 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था. लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ ही वो वापसी नहीं कर सकता. Because whenever the object has to undergo a reversal in the direction, it will naturally first of all come to rest. वो पहले रुकेगा फिर मुड़ेगा. और रुकने का मतलब होता है डीएक्सेलरेट करना. डीएक्सेलरेट करना मतलब अगर 10 मीटर पर सेकेंड की गति से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको मुड़ना है, अब उसको 2 सेकेंड खत्म होते ही मुड़ना है एकदम से, लेकिन मुड़ वो एकदम से नहीं सकता. उसको नेचुरली पहले 0 करनी पड़ेगी, उसे रुकना पड़ेगा पहले, उसे मुड़ने से पहले रुकना पड़ेगा. तो उसको एक डीएक्सेलरेशन, इट हैज टू अंडरगो डीएक्सेलरेशन, एक रिटार्डेशन करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को. वो सबसे पहले रिटार्ड होगा, रिटार्ड होने के बाद ही वो मुड़ सकता है और फिर उसके बाद तो वो अपनी स्पीड गेन कर सकता है, जैसे भी उसकी आगे की जर्नी है. बट दिस इज अ वेरी एसेंशियल स्टेप दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट हैज अराइव्ड अ सर्टेन पॉइंट एंड दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैज टू रिवर्स. नाउ it has to reverse its direction. So before undergoing a reversal, it will come to rest. Before coming to rest, reversal is not possible. That is not possible. तो हमने इस ग्राफ में अब देखिए जो अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डीएक्सेलरेट होकर 0 पे आ रहा है, 10 से 0 पे गिर रही है वेलोसिटी एकदम से, दिस इज डीएक्सेलरेशन और दिस इज रिटार्डेशन. इस प्रोसेस में 0 टाइम तो नहीं लगेगा. आप कोई भी प्रोसेस हो इस दुनिया का, उसको कुछ तो समय लगता ही है. इट मे बी पॉसिबल दैट if your speed or the deceleration is at a very high rate, तो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल जर्क के साथ रुके, मतलब बहुत हाई स्पीड पे, आप कितनी भी हाई स्पीड पे जा रहे हैं लेकिन अब आपने रिवर्सल करना है तो आप एकदम से रुक जाते हैं. एकदम से रुकने से ये हो सकता है कि आपका जो समय लगा है वेलोसिटी को 10 से 0 पे गिरने का, वो समय बहुत कम है, पर फिर भी वो 0 नहीं है. इट इज नॉट 0. बट व्हेनेवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग सच ग्राफ्स तो हम नॉर्मली इस समय को 0 मान लेते हैं. आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट ने
2 सेकंड्स पे 10 की स्पीड एक्वायर करी, फिर हमने बिना किसी डिले के हमने इसी समय से उसका नेगेटिव डायरेक्शन भी शो करना शुरू कर दिया। उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जो मोशन है दैट आल्सो वी हैव स्टार्टेड इंडिकेटिंग। हमने वो टाइम गैप दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ग्राफ्स में नहीं दिखाया जाता। आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन का कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही आएगा, आइडियल ग्राफ ऐसा ही आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा होगा, आई जस्ट ड्रॉ एंड शो यू। ओके, जस्ट हैव अ लुक। देखिए यहाँ पर मैं ये शो कर रहा है कि जब आपके पास टाइम 2 सेकेंड्स है, टाइम 2 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट हैज एक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी उसने 10 से 0 होना है, कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा। सो I have shown that small amount of time like this. You can see this time just shown between these two arrows. That's a very small time. ये टाइम नॉर्मली ग्राफ्स में जहां पर भी रिवर्सल के केसेस आते हैं, ये ऑब्जेक्ट रिवर्स कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग रिवर्सल इन द डायरेक्शन, ये टाइम स्पेन नॉर्मली निग्लेक्ट कर दिया जाता है। मान लिया जाता है कि ये टाइम हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो छोटा सा टाइम है ये कितना टाइम है, ये मतलब कितना छोटा टाइम है। इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम, बट हाउ स्मॉल इज इट वी हैव नो आइडिया। सो हमारे पास प्रिसाइज कैलकुलेशंस इस टाइमिंग के बारे में नहीं होती हैं, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं होता, एंड सिंस वी डोंट हैव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइम लिमिट, तो हम आगे का ग्राफ अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। तो नॉर्मली ये आपका टाइम निग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसका इस सिचुएशन का एक प्रैक्टिकल ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह का हो। तो ये थोड़ा सा टाइम होगा जो कि ऑब्जेक्ट को डीएक्सेलरेट करने में लगेगा, आई मीन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 10 से 0 होने में, 10 से 0 होने में जो समय लगेगा वो ये लगेगा। वंस इट इज 0, फिर वो अपनी नेगेटिव साइड पे डायरेक्शन शुरू करेगा, और फिर यहां से 2 सेकंड का टाइम कंसिडर किया जाएगा, जो डेफिनेटली 4 सेकंड्स नहीं है। It is definitely going to those 2 seconds which are supposed to be consumed for the return journey. Those will take or those will consume more than 4 seconds now. I mean, अगर आपका ये जो पॉइंट है ये ही 2 सेकंड से ज्यादा वाला पॉइंट है जहां से हमने रिटर्न जर्नी शुरू करी है, तो आपका एंडिंग वाला भी 4 सेकंड से थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट ही होगा, राइट? सो दिस इज योर प्रैक्टिकल ग्राफ फॉर द गिवन सिचुएशन। तो जहां पर भी रिवर्सल की आपकी सिचुएशंस आती हैं वहां पे इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। थोड़ा सा एक ये टाइम होता है, द टाइम विच इज टेकन फॉर डीएक्सेलरेशन, बट वी हैव टू नॉर्मली निग्लेक्ट दिस टाइम, एंड द आइडियल केस वाज द वन दैट आई ड्रू बिफोर, right? Let's switch to the next question. Okay, here's your next question. Let's read it. So this is saying that for the given table, there's a table which is associated with this question. Let me draw that first. So for the given table, you have to sketch the position time graph and find the average velocity of the object. Also find the displacement at 4.5 seconds. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केच क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही होता है, ठीक है? दैट्स जस्ट नॉट द नेम ऑफ इट, एंड दिस डेटा इज गिवन टू यू। फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ व्हाट डू यू नीड? यू नीड समथिंग ऑन द एक्स एक्सिस एंड यू नीड समथिंग ऑन द वाई एक्सिस। यू नीड द वैल्यूज and the corresponding values are supposed to be plotted. So you have time values given here. There are 5 distinct time values given to you. Corresponding to those time values, there are displacement values also given to you. So using this, we can just plot the graph. It's very, very simple thing. See, this is how we have prepared the graph. At time 0, the displacement is 0. That means the graph is starting from the origin. Then at time 1, the displacement is 5. So at times 1, the displacement is 5. Then 2, displacement is 10. 3, displacement is 15. 4, displacement is 20. Till this much we have been provided. When you will be plotting the graph, after having plotted the graph, you will find one thing, that what we have received is a straight line graph. आप ग्राफ से कोई भी शेप रिसीव कर सकते थे, पर यहां आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है कि हर if you can see this time intervals, they are equi duration time intervals. So for the same duration of the time, the increment in the displacement is same for every, if you take any consecutive time instance. So for those consecutive time instants, the corresponding distances, the gaps between the displacements is going to be same. If you take the gap between 2 and 3, the time duration 2 and 3, the gap between displacement is of 5 meters. Again, if you take another consecutive pair of times like 3 to 4 seconds, between 3 to 4
seconds, again the gap in the displacement is 5 seconds. So this is showing that the rate at which the object is increasing its distance is same. That means the object must be traveling with uniform velocity. तो यहां से जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी. इस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आएगा वो एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आने वाला है. आपको देख के भी समझ आ जाएगा कि आपका परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली में बनाएंगे इट विल बी अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, let's focus on the calculations that we have to perform for this graph. You have to find the average velocity of the object. अच्छा जी, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सबसे पहली बात कि एवरेज वेलोसिटी या मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी जब भी वेलोसिटीज आपको निकालनी होती हैं, ये आपकी निकालने का जो फायदा होता है बहुत ज्यादा, ये तब होता है अगर आपका ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कुछ वेरिएशन हो. यहां ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट्स दैट पोजीशन टाइम ग्राफ विच हैज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है. इसका मतलब दिस ग्राफ इज रिफ्लेक्टिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अच्छा, जब भी आपके पास कोई भी ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिफ्लेक्ट करेगा, उस केस में अगर आप उसकी एवरेज फाइंड करेंगे, आप उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, आप कुछ भी फाइंड करेंगे, वो सारी वैल्यूज सेम ही आने वाली है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. आप उसकी किसी इंस्टेंट पे ट्रैक करें वेलोसिटी तो भी वही एक ही वेलोसिटी आने वाली है. आप उसकी एवरेज निकाल दें, एवरेज तो आप समझते हैं ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज निकाल दें तो भी वही वैल्यू आने वाली है. Why? Because the object is traveling with a uniform velocity. जब उसकी वेलोसिटी में कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा है तो एवरेज की वैल्यू आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू से अलग नहीं आ सकती है. वो अलग तब आती है अगर वेलोसिटीज में वेरिएशन हो, लेकिन वेरिएशन तो यहाँ है ही नहीं बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट. तो इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहाँ पे आप एवरेज वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाना कि एवरेज कैसे निकालना है. एवरेज निकालने का मतलब बोला गया है कि जो भी ये ग्राफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेलोसिटी निकाल दीजिए, क्योंकि ये ग्राफ ही एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक ही वेलोसिटी एसोसिएटेड है इस ग्राफ के मोशन. ये जो ग्राफ आपका जो भी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज वन यूनिक वेलोसिटी व्हिच इज एसोसिएटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसको आप एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वही होने वाली है. तो यहां से आप बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वही उसकी एवरेज वेलोसिटी भी है. एंड द वैल्यू फॉर द वेलोसिटी वुड बी फाउंड बाय इवैल्यूएटिंग द ग्राफ. वो आप बहुत तरीकों से फाइंड कर सकते हैं. आप किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम होती है. तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 is the displacement and this displacement is covered in time 4 seconds. तो 20 by 4, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी निकाल सकते हैं. या फिर आपने ग्राफ प्लॉट जो किया है वहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं. जैसे आपको पता है स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द डिफरेंस इन द y वैल्यूज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द x वैल्यूज. ऐसे करके आप स्लोप भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहां से स्लोप इवैल्यूएट किया है. स्लोप विच इज नथिंग बट द वेलोसिटी इन दिस केस इज इक्वल टू द चेंज इन द y वैल्यूज विच इज द चेंज इन एनी टू डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द टाइम वैल्यूज. तो हमने यहाँ ले लिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लिया 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, देखिए 20 माइनस 5 मैंने ये चेंज लिया है डिस्प्लेसमेंट का, कोई भी ले सकते हैं. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन टाइम है वो है 4 माइनस 1, वो हमने ले लिया है. तो आपका यहां से आ जाएगा 15/3 विच इज नथिंग बट 15 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इट्स 5 मीटर, राइट. तो यहां से भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. तो आपने यहां से वैल्यूएट करना है डायरेक्ट टेबल से, आपने ग्राफ से वैल्यूएट करना है, कैसे भी कर सकते हैं. योर वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 4.5 सेकेंड्स. 4.5 सेकेंड्स पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सी वन थिंग दैट कैन इमीडिएटली कम इन योर माइंड इज कि 4.5 सेकेंड्स तो मैं दिया ही नहीं हुआ. हमारे को जो टाइम जो दिया हुआ है वो 0 to 4 सेकेंड्स का दिया हुआ है. लेकिन देखिए यहाँ पे आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आगे के टाइम इंस्टेंट्स का भी पैटर्न आप सिमिलरली कंसिडर कर सकते हैं. जैसे आपके पास 4 के आगे का टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता चल सकता है कि 4.5 पे भी क्या वेलोसिटी होगी. देखिए 4 पे आपकी वेलोसिटी थी 20, तो इसका मतलब 5 पे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 25. जैसा इसका पैटर्न चल रहा है स्ट्रेट लाइन का, उस हिसाब से 5 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए 25, राइट.
अच्छा जी, हमें निकालनी है 4.5, मतलब कि 4 और 5 के बीच का समय। तो 4 और 5 के जो बीच का समय है उस पे आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 20 और 25 के बीच का जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू फॉर time 4.5 seconds. So you have to find displacement at 4.5 seconds. That will be equal to the midway value between 20 and 25, which is 22.5. So displacement at 4.5 seconds will be 22.5 meters. Right? So that's all for today. I hope you enjoyed the video. Stay tuned. See you in the next video. Bye.